यात्रा का जो पूरे हरियाणा में 4 अलग अलग कोनों से शुरू हुई और आज उसका 10वां और अंतिम दिन है, समापन है हमारी बदलाव यात्रा का। तो आज मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता हूं जो पिछले 9 दिनों के दौरान लोगों से चर्चा बातचीत में समझ में आए हमको, वो अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली चीज़ जो मुझे समझ में आया अपनी महेंद्रगढ़ से यहाँ तक की यात्रा के दौरान कि हरियाणा में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है। 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार हैं। कोई शहर, कोई विधानसभा मुझे ऐसी नहीं मिली जहां से गुजरते हुए किसी युवा ने ये ना कहा हो कि रोजगार का हमारे लिए प्रबंध कर दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसी असहाय स्थिति हरियाणा के युवाओं की इतिहास में पहले कभी नहीं हुई जैसी आज के दिन में पूरे हरियाणा में नजर आ रही है। सरकार कहती है कि हमने 1 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए, लेकिन जब आप उसको केयरफुली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो लोग दूसरी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से काम कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोगों को HKRN के नाम से नई स्कीम ला करके उसमें एनरोल कर लिया गया। पहले की उनकी जॉब कंडीशंस कहीं बेहतर थी, उनको डाइल्यूट करके, उनको और कमज़ोर करके उनकी जो जॉब्स हैं उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हुए HKRN में प्लान में उनको लाया गया और उस संख्या को गिनवाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी। जबकि सच्चाई ये है कि HKRN स्कीम में भी जितने युवाओं ने आवेदन किया है उसके महज 25-26% लोगों को ही सरकार एनरोलमेंट दिखा पाई है। बाकी सभी लोग अभी भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पे अगर मुख्यमंत्री चाहें तो कल नोटिफिकेशन निकाल करके भर्ती कर सकते हैं। 2 लाख युवाओं का रोजगार भी हो जाएगा, उनका घर भी बस जाएगा और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम भी हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री क्या समाधान लेके आए हैं? मुख्यमंत्री समाधान लेके आए हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं, जहां दुनिया भर के लोग जहां से नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहां पर मरने के लिए हरियाणा के युवाओं को भेजना चाहती है। इतनी निकम्मी और बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इसके लिए भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और हर विधानसभा में रास्ते में आते हुए दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है इस प्रदेश में, जिसको लोग रोजाना झेल रहे हैं। नए मीटर हर गांव में लगाए जा रहे हैं, जिनकी क्वालिटी को लेकर गांव के लोग भी, जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनके मीटर लगे हैं वो सारे लोग इन मीटर्स की क्वालिटी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये देखने में इनकी क्वालिटी इतनी इंफीरियर लगती है कि 1-2 साल में खराब हो जाएंगे और फिर उसके बाद इनके पैसे हमसे वसूले जाएंगे कि नया मीटर लगवाना है तो पैसे दीजिए। दूसरी बात, ये मीटर जो लगाए गए हैं इनकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर संदेह है लोगों को। क्वालिटी इन द सेंस कि ये चलते किस स्पीड से उसको लेकर लोगों को संदेह है। लोगों का कहना है कि महीने महीने तक लोग घर से बाहर गए, उसके बाद जब आके देखा तो मीटर में रीडिंग्स आई हुई थी, जबकि सारे जो कनेक्शंस थे वो बंद थे बिजली के। इसको लेकर के जगह जगह पर लोगों ने हमें गलत बिल और मीटर की गलत रीडिंग को लेकर लोगों ने कहा कि इसमें हमको संदेह है। इसके बारे में हम बार बार शिकायत भी करते हैं, सरकार को भी कह चुके हैं, लेकिन कोई इसमें सुनने वाला नहीं है। नए मीटर जब लगाए गए तो ये कहा गया कि ये जगमग योजना के तहत बाहर खंबे पे मीटर लगाए जा रहे हैं बिजली चोरी रोकने के लिए, और इसके बाद जहां जहां ये मीटर लग जाएंगे उस गांव में 24 घंटे बिजली आएगी। एक गांव भी मुझे अपने पूरे रास्ते में ऐसा नहीं मिला। पूरे महेंद्रगढ़ से लेकर के कोसली, बावल, झज्जर, बेरी सब जगह से होते हुए किलोई, रोहतक, महम, कलानौर, नारनौंद, असंध और फिर कलायत होते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कोई एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां लोगों ने ये कहा हो कि हाँ जी 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली आती है। तो ये जो बीजेपी इश्तिहार लगाती है इतने बड़े बड़े कि 5700 गांव शायद क्लेम करते हैं कि हम 24 घंटे वहां बिजली आती है। मैं मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, या तो वो मेरे साथ किसी भी गांव में, उनकी पसंद के किसी भी गांव में चलें, या मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले चलें, छोटा बच्चा समझ के,
अपने से युवा समझ के मुझे अपने साथ ले चलें और एक गांव पूरे हरियाणा में ऐसा ज़रूर दिखाएं जहां लोग इस बात की तस्दीक कर दें कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई है। और उसके बाद सिर्फ बिल का मुद्दा जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, सरकार के साथ सरकार पे आरोप लगाएंगे, सिर्फ बिल का मुद्दा होगा। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे बिजली नहीं आती हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि किसी एक गांव में पूरे हरियाणा में मुझे ले जाके इस चीज़ की तस्दीक करा दें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, बिजली के अनाप शनाप बिल दिए जाते हैं। अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं बिजली के, जिनका कोई संबंध नहीं। कोई एक पंखा, एक बल्ब भी अगर जला रहा है तो उसको 16-16 हज़ार, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लोगों ने सारे रास्ते हमको वो बिल ला ला के दिखाए। हमने बिजली आंदोलन चलाया था पिछले दिनों में। लोगों ने ये कहा कि आपने जो बिजली आंदोलन चलाया था उसको जारी रखिए, लगातार चलाते रहिए। मैंने बहुत जगह समझाने का प्रयत्न किया कि वो किसी एक मुद्दे को उठाने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए कुछ समय के लिए वो एक्टिविटी थी, लेकिन लोग उससे इतना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार उनके बिल की समस्या को सुनने वाला कोई है कि लोग ये कह रहे हैं कि आप उस बिजली आंदोलन को बंद मत कीजिए, उसको लगातार चलने दीजिए। ये लगातार मांग हमको रास्ते में सुनने को मिली। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो तीसरा मुद्दा था, पहला मैंने बेरोजगारी का बताया, दूसरा बिजली का बताया। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, हरियाणा बहुत तेजी से, जितना हम उम्मीद कर नहीं सकते उससे भी ज्यादा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशे की गिरफ्त में बहुत तेजी से हरियाणा जा रहा है। पंजाब में जो ट्रेंड चल रहा था, जिस तरीके से नशे का भी और विदेश जाने का भी, वो दोनों ट्रेंड पंजाब में जैसे जैसे हमने उस पर काबू पाया है, वैसे वैसे वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारे गैंगस्टर्स, सारा कारोबार, वो हरियाणा में शिफ्ट हो रहा है बहुत तेजी से। इसकी तरफ सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने गांव गांव में ये देखा कि अगर गांव के स्तर पे, जैसे हम पंजाब में खेल नीति लेकर आए हैं, और गांव के स्तर पे अगर स्टेडियम्स का निर्माण करें, खेल सुविधाएं दें, कोचेस दें, तो बच्चों को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था हरियाणा के गांव में हमको देखने को नहीं मिली। ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अपनी पूरी यात्रा के दौरान हरियाणा में महसूस की। और चौथी और अंतिम समस्या, बाकी तो बहुत सारी बताई, लेकिन जो प्रोमिनेंट मुझे हर जगह सुनने को मिली, मैं वो 4 समस्या आपके सामने रख रहा हूँ। चौथी महत्वपूर्ण समस्या, किसानों का ये कहना है कि हमारी सुनने वाला ही कोई नहीं है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो फसल के बिकने का सवाल हो, चाहे वो खाद की उपलब्धता का सवाल हो, चाहे वो मुआवजा लेने की बात हो। किसानों ने ये कहा कि पिछली कभी कोई सरकारें ऐसी हुई जो हमारी नहीं सुनती थी, तो कभी कोई सरकारें ऐसी भी हुई जो हमारी सुनती थी, लेकिन पिछले 9 साल से लगातार ऐसी सरकार प्रदेश में है जो किसानों की बिल्कुल नहीं सुनती है, उनके किसी मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं देती है। वो धरना प्रदर्शन, हड़ताल भी करते हैं तो सरकार उनकी मांग को इग्नोर कर देती है। ये हमें पूरे प्रदेश में सुनने को मिला। सबसे ताज़ा उदाहरण, कई लोगों ने रास्ते में हमें ये बताया कि हमने जब बाढ़ आई, जब मौसम खराब हुआ तो फसल खराब हुई, हमने मुआवजे के लिए अप्लाई किया। इन्होंने वो बना रखे हैं, पोर्टल बना रखे हैं, और कहते हैं उस पर अप्लाई करो। बोले हमने अप्लाई किया तो हमें मुआवजा नहीं दिया गया। मैंने फिर तस्दीक की उसकी, मैंने अपनी रिसर्च टीम को कहा कि पता करें, तो पता चला कि 1,40,000 लोगों ने, किसानों ने मुआवजे के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 34,000 किसानों को इस सरकार ने मुआवजा दिया। यानी 1 लाख से ज़्यादा किसानों की फसल खराब होने के बावजूद उनको इस सरकार ने मुआवजा ही नहीं दिया। जब खाद की ज़रूरत होती है खाद नहीं मिलती, मुआवजे की ज़रूरत होती है मुआवजा नहीं मिलता। फसल में ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खूब कहा 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। अब बन गई है सरकार, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे कि 2700 रुपये में खरीदेंगे कि नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ खट्टर साहब से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 9 साल से हरियाणा में सरकार चला रहे हो, राजस्थान में तो आपने कहा सरकार बनी तो 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे किसान का, हरियाणा में तो 9 साल से आप सरकार चला रहे हो, तो फिर 9 साल में हरियाणा का किसान आपको नजर नहीं आया? हरियाणा के किसान को 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम नहीं मिल सकता? क्या कसूर है हरियाणा के किसान का? हरियाणा के लोगों से इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? ये तमाम प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह बाए खड़े हैं। और अंतिम बात ये कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने सुना 52-55 कुछ यात्राएं निकाल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। क्या मतलब है इस यात्रा का? क्या करना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए? 9 साल से आप सरकार में,
आज के दिन भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रदेश में आपकी सरकार है, एक साइन करके कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रदेश के अंदर, तो फिर यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्यों ये ढकोसला किया जा रहा है? क्यों ये राजनीतिक ढकोसला करके भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करना चाहती है लोगों के माइंड को, लोगों के मुद्दे को? प्रभारी जी भी आ गए हैं, मैं स्वागत करता हूं इनका भी। ये हमारे तमाम प्रश्न हम बीजेपी की सरकार के सामने, जो लोगों से हमें सुनने में मिले पूरे हरियाणा में बदलाव यात्रा के दौरान, वो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने रख रहे हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका समाधान करेगी, वरना जो प्यार इस बदलाव यात्रा को पिछले 10 दिनों में मिला है, उसको देख के मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूं कि 2024 में हरियाणा के लोग पूरी तरह से बदलाव के मूड में हैं। और इस बार सिर्फ पार्टी नहीं बदलेंगे, इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि आम आदमी का राज लाके व्यवस्था परिवर्तन का काम हरियाणा के अंदर करेंगे। ऐसा मुझे माहौल देखने को मिला पूरे हरियाणा में, और ये व्यवस्था परिवर्तन होते ही हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी करने में सक्षम है, और हम इसका समाधान जरूर करेंगे। आपके कोई सवाल है तो? हाँ जी, डॉक्टर साहब, खिलाड़ियों को लेकर सबसे पहले जो देश में चर्चा चली हुई है कि जो खिलाड़ी हैं वो पद्मश्री जो लौटा रहे हैं, और उसके साथ ही वो भी कई पहलवान हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए सरकार किस तरह से खिलाड़ियों के अंदर? देखिए, कल हमने बहुत डिटेल में मैंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने ये बताया था कि हरियाणा के पास खिलाड़ियों के लिए कोई नीति नहीं है। उपराष्ट्रपति जी ने हाल ही में अपने समाज का हवाला दिया कि मेरे समाज का अपमान कर दिया, उनके ऊपर किसी ने कुछ कमेंट किया तो उपराष्ट्रपति जी भी चुप है। जिस पहलवान ने खेल छोड़ दिया, साक्षी मलिक ने, वो भी उसी समाज से आती है जिसका वो हवाला दे रहे थे। अब समाज का अपमान नहीं हुआ? जिस जूनियर कोच महिला को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने छेड़छाड़ की, चार्जशीट फाइल है उनके खिलाफ कोर्ट में, वो भी उसी समाज से आती हैं। फिर समाज का अपमान नहीं हुआ? समाज की बेटियां समाज का चेहरा होती हैं, और अगर समाज की बेटियों का अपमान आपको समाज का अपमान नहीं लगता, तो फिर अपने ऊपर दिए गए किसी वक्तव्य के ऊपर भी आप जिस तरीके से विक्टिम बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां खेल विरोधी हैं पूरी तरह से। हमने पंजाब के अंदर एक पूरा पिरामिड मॉडल एस्टेब्लिश किया है खेल नीति को लेकर के, जिसमें हर खिलाड़ी को अपने घर से 4 किलोमीटर के दायरे में स्टेडियम, प्रैक्टिस की सुविधाएं और कोच उपलब्ध होगा, जिसमें हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम गांव-गांव में जहां से अच्छे खिलाड़ी आते हैं वहां स्टेडियम्स बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम खिलाड़ी जो भी मेडल जीत के आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की खेल नीति है, कह रहे थे जो ओलंपियंस हैं उनके गांव में स्टेडियम बनाएंगे। किसी भी ओलंपियन के गांव में उसके स्टेडियम का हाल जाके देख लीजिए, बदहाल अवस्था में वो स्टेडियम है, कोई कोच वहां पे नहीं है, कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी वहां पे नहीं है। ऐसे बनाएंगे ये खिलाड़ी? हरियाणा सरकार की खेल नीति सिर्फ यहीं तक सीमित है कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आए तो मुख्यमंत्री जी उसके साथ फोटो खिंचाएं, उसके इश्तिहार दें, खूब प्रचार करें, लेकिन वो खिलाड़ी उस मेडल तक पहुंचे कैसे, या वो खिलाड़ी उस मेडल तक पहुंचा कैसे, इससे हरियाणा सरकार का कोई सरोकार बिल्कुल नहीं है। ये खेल नीति हरियाणा सरकार की बहुत ही बुरी है, और हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों के प्रति बर्ताव भी बहुत खराब है। सर, भाजपा ने प्रदेश भर में विकसित भारत यात्रा निकाली है। उनका कहना है कि योजना जनता के दरवाजे पर जा रही है, तो क्या मानते हैं कि बदलाव होगा? और आपकी भी अब बदलाव यात्रा है, तो कैसे देखते हैं? मैं तो यही सवाल पूछ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल क्यों रही है? 52-55 यात्राएं पूरे प्रदेश में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर उनके हाथ में कलम है, वो जो भी करना चाहें कर देना, यात्रा क्या निकाल रहे हैं? और जब वो काम करेंगे तो अगर हमने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में बिजली फ्री की, बताने की जरूरत थोड़ी है, पूरी दुनिया जानती है कि हमने फ्री की है। अगर हमने दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया प्राइवेट स्कूलों से भी, बताने की जरूरत थोड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इश्तिहार देख के उनकी पत्नी थोड़ी आई थी हमारे स्कूल में, वो जब इंडिया आई तो अमेरिका तक चर्चा थे कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, वो देखने के लिए आई। तो अगर ये 52-55 यात्राएं निकाल रहे हैं तो उसमें लोगों की समस्याओं को सुन के उनका समाधान करने का काम करें, वरना ये सिर्फ राजनीतिक ढकोसला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये तो कहते थे कि विकसित बना देंगे, पर मैं ये समझना चाहता हूँ, किसी भी विकसित देश में आप देख लीजिए, ये स्कूल की, अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर फ्री मिलती हैं। हरियाणा में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि ये फ्री सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए।
तो फिर कैसे विकसित बनाएंगे? क्या मॉडल है इनका विकसित बनाने का? क्या योजना है इनके पास विकसित बनाने की? अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो एक ही साल में पूरे देश के सरकारी स्कूल चमक सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो फिर विकसित भारत बनाने की योजना बताएं लोगों को, विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम पे ड्रामा नहीं करें। अनुराग जी, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात कर रही है, जबकि भाजपा फ्री तो दूर की बात, एडवांस के नाम पर चार्ज लिए जा रहे हैं बिलों में हरियाणा में। मैंने आपको बताया कि बिजली प्रदेश की 4 सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश बिजली के मुद्दे पे लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथी जैसे ही मैं बात कर रहा हूं तो बिल निकाल रहे हैं, मजदूर का बिल बहुत सारे बिल हैं। ये 26,000 का किसी मजदूर का बिल दिखा रहे हैं 2 महीने का। ऐसे मैंने ये पूरे पिछले सारे प्रदेश बड़े के अंदर, मैंने पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के मैं बिल देखता हुआ आ रहा हूं। लोगों में बिजली के मुद्दे को लेके जबरदस्त आक्रोश है, 3-4 चीजों को लेके। एक की बिजली आती नहीं, लेकिन बिल बड़े बड़े आते हैं। दूसरा कि जो ये मीटर लगा रहे हैं ये बहुत खराब क्वालिटी के हैं, इनके ऊपर संदेह है लोगों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और तीसरा कि 24 घंटे बिजली हरियाणा में किसी को मिल नहीं रही है। ये 3 चीजें बिजली के मुद्दे को लेके, इनको लेके जबरदस्त आक्रोश लोगों के बीच में है। और लोग ये परिवर्तन चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है वैसे हरियाणा में भी आनी चाहिए, वैसे जैसे पंजाब में आती है वैसे हरियाणा में भी आनी चाहिए। अनुराग जी, दिल्ली की बात की आपने, हॉस्पिटल की बात की, तो दिल्ली में जो आपके हॉस्पिटल है उनमें जो है नकली दवाई पाने का मामला सर आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। आपने कहां से सुना है? मुझे अगर सोर्स शेयर करेंगे तो मैं उसको बताऊंगा। दैनिक जागरण में सर आज उस स्टेट पे खबर लगी है कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल है उनमें नकली दवाई पकड़ी है, सीबीआई की जांच के आदेश दे दिया। हाँ, तो आपने सीबीआई की जांच का बात बताई तो मैं उससे समझ गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वो नकली दवाई का मामला नहीं है, वो दवाई खरीद को लेके एलजी साहब को, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमसे क्या दुश्मनी है? कभी आपने सुना कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सोनिया गांधी जेल जा रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं? कभी सुना आपने? हमारे ही ने सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं, फिर संजय सिंह जेल जा रहे हैं, जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना नहीं। अब कह रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेंगे। हमसे ही क्या दुश्मनी है? ये हमसे दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, जो हम कर रहे हैं उससे दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती स्कूल अच्छे हों, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के अच्छे स्कूल बनाने पर उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती अस्पताल अच्छे हों, फ्री इलाज हो, इसलिए सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कोई उनके बिजनेसमैन दोस्त का बिजनेस खराब करे, उसके खिलाफ कुछ बोले, इसलिए संजय सिंह को उनके बिजनेसमैन दोस्त के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। ये जो अभी हाल का मामला है, एलजी साहब कह रहे हैं कि दवाइयां बहुत खरीदी जा रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में, इसलिए उसकी जांच का आदेश दे दिया। अब इनको यह हजम ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली के हर अस्पताल में हर दवाई मुफ्त में मिलती है दिल्ली की जनता को। एलजी साहब से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसकी भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर 25 लोग यमुनानगर में जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले सोनीपत में 29 लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले पानीपत में घटना हुई थी, उससे पहले सिरसा में हुई थी। मजाल है कि एक बार भी सीबीआई जांच का आदेश दे दे भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं उससे बौखलाए हुए हैं। इनको लगता है कि अगर सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल गई तो लोग सक्षम हो जाएंगे, सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। सर, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, और क्या भविष्य में देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन काम करेगा? देखिए, जो ये इंडिया गठबंधन बनाया गया ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। मैं आपको 2 लाइन में अच्छे तरीके से इस बात को समझा दूं कि लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा, संविधान के मुताबिक देश को चलाने का जिम्मा केंद्र सरकार का होता है। और इस वक्त जो केंद्र में सरकार है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। संविधान को जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सब लोगों से मिलकर बहुत मुश्किल से बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, उस संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का रोल खत्म कर रही है चुनाव आयोग से, सारे जो फैसले जो भी सुप्रीम कोर्ट लेता है उसको पलट देती है जो इनको समझ में नहीं आता है। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए सभी पार्टियों ने यह फैसला किया कि केंद्र में ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो तानाशाह सरकार हो, जो संविधान को खराब करे। वहां पर मिलकर के सारे लोग चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में हम बहुत पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक तरफा बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे। नाडा जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे ही सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और उसके बीच में जो भाजपा सरकार है वो बड़े बड़े बिल पास कर देती है, एक तरफ निलंबन है, एक तरफ बिल पास होना है, कैसे देखते हैं? ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अघोषित इमरजेंसी का दौर ला चुकी है। शायद ऐसा
इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ होगा कि जो भी आपके खिलाफ बोले सीधा उठा के उसको जेल में डाल दें। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सांसद संसद में बोलता है उसको सदन से बाहर कर देते हैं, फिर भी कोई सांसद बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, फिर भी कोई सांसद बोलता है तो उसको पब्लिक में बदनाम करते हैं अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके। ये तानाशाही के दौर में प्रवेश का द्वार है, इसको यहीं पे रोक देना चाहते हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाए। अगर लोकतंत्र रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, तभी चुनाव होंगे और तभी आप लोगों के पास, जनता के पास ये मौका रहेगा कि वो अच्छे और बुरे के बीच में से किसी एक को चुन सके। अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, कितना मर्जी भ्रष्टाचार होता रहे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में वो हथियार ही नहीं रहेगा जिससे आप फैसला ले सको। इसलिए लोकतंत्र बचाना जरूरी है, उस लड़ाई में सब साथ हैं। अनुराग जी